हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग पर आपका स्वागत है। आज से हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के चुनिंदा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 6 का सामान्य विज्ञान से। तो पहला है आपको, निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी इनमें जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, आखिर क्यों करती है? इसका ऑप्शन आपको अलग करना है। ऑप्शन ए हो गया, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। सी इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडारण एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और डी ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर। तो व्याख्या देख लेते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेते हैं ताकि पूरे वर्ष में इसका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित कथनों पर बोल रहा है विचार करने। तो कथन एक हो गया, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। कथन दो, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपको 2 और 4 नंबर कथन सत्य नहीं है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा मांसाहारी, कौवा एक सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शेर एवं बाघ का सम्मिलित हो जाएगा। शेर एवं बाघ क्या है? ये शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी किसको कहते हैं? जो पादप शाकाहारी आपको जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। पालक एवं फूलगोभी क्या है? पालक एवं फूलगोभी सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही किससे होता है? तो दूध, पनीर, घी आपको दूसरे सभी जंतु उत्पाद था। दूध, पनीर, घी जंतुओं से हमें उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? अर्थात कौन से भोजन पोषक तत्व सम्मिलित होता है? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर केवल 1 खनिज लवण, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी 1 2 और 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी केवल 1 और 2 खनिज लवण और विटामिन में पोषक तत्व होते हैं। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हो गया, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कथन 2, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। तो ये आपको टोटल कथन सही हो गया। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपको उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। अर्थात आपको तीनों में से छांटना है कौन कार्बोहाइड्रेट है कौन नहीं है। 1 नंबर हो गया अमीनो अम्ल, 2 नंबर मंड हो गया, 3 नंबर शर्करा हो गया। तो इन तीनों में बोल रहा है कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आपको अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अमीनो अम्ल आपको प्रोटीन होते हैं। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा से आखिर क्या होता है? कथन 3 है, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें
अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको इन तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, अर्थात तीनों में से कौन कथन सही है, ये वो आपको छाँटना है। तो ए नंबर ऑप्शन हो गया केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो आपको 1 और 2 केवल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 व 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की तुलना से वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अब जल के रूप में आपको बताना है। कथन 1 है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। कथन 2, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इनमें से दोनों में से कौन सा कथन सही है? कि ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न और 2। तो ये आपको दोनों कथन जल के बारे में जो बताएगा, दोनों कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सूची 1 और सूची 2, अर्थात सूची 1 में आपको विटामिन दिया है, उससे उस विटामिन से सूची 2 में कौन से रोग होते हैं उसको आप मिलान करना है। विटामिन ए से आपको कौन सा रोग होता है उसको प्राप्त करना है। विटामिन ए से आपको दृष्टि अर्थात आँख की रोग होता है, दृष्टिहीनता होता है। विटामिन ई B1 से आपको बेरी रोग होता है। विटामिन सी से आपको स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। तो आप लोग ये ऑप्शन मिला लीजिए। ये ऑप्शन कितने नंबर में आपको, अर्थात ए नंबर में है। फिर से बता देते हैं आप लोग को। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता अर्थात आँख की बीमारी होती है। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेटस अर्थात शरीर जो सूखता है वो विटामिन डी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी को पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी का लक्षण होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसमें आपको दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के मुख्य लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कौन सा कथन असत्य है वो छांटना है। ए नंबर है, विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। बी, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। डी नंबर, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी आपको गलत है। कथन ए, सी एवं डी सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी होता है। बी नंबर जो ऑप्शन है आपको, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, वहाँ विटामिन B1 नहीं होकर विटामिन सी होगा। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक तरफ आपको कैल्शियम आयोडीन लो, अर्थात इसके कमी से कौन सा रोग हो सकता है उससे आपको मिलान सही है या नहीं है, अर्थात कैल्शियम से अस्थि क्षय रोग होता है या नहीं होता है, आयोडीन से घिंघा रोग होता है या नहीं होता है, लोह की कमी से दंत क्षय रोग होता है या नहीं होता है, आपको उसको सम्मिलित करना है। तो आपको केवल कैल्शियम से अस्थि क्षय रोग होता है, आयोडीन से घिंघा रोग होता है, परंतु लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, न कि दंत क्षय होता है। तो इसका आपका व्याख्या भी देख लेते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। लोहा की कमी से अरक्ता होता है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है, अर्थात आदमी जो लंबा होता है, वृद्धि जो शरीर में होता है वो किस वृद्धि नहीं होकर कम वृद्धि होना किसके कमी के कारण होता है। ए, विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण या वसा के कारण, या इनमें से किसी के भी नहीं। तो आपको किसके कारण शरीर में कम वृद्धि होता है, तो आपको
प्रोटीन की कमी के कारण आपके शरीर में वृद्धि कम हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो इसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरोध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तागा अर्थात धागा जिसको हम कहते हैं पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सी, रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। डी, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बी नंबर कथन सही है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, गलत है। तो व्याख्या देख लेते हैं, तागा अर्थात धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट तथा पटुआ भी कहते हैं, जो आपको कोसी क्षेत्र में ज़्यादातर उपजाऊ देखने को मिलेगा। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है, अर्थात कथन भी आपको गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर आपको फ्लैक्स हो गया, 2 पॉलिस्टर, 3 नायलॉन, चौथा एक्रिलिक, 5वां रेशम। कहता है उपयुक्त तंतु में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण, अर्थात ये पाँचों में आपको कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है वो आपको अलग करना। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 5, ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2, 3, 4, अर्थात पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं, कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं, कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पटसन अर्थात जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम। ये तो आप लोगों को पता होगा, जूट की खेती प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन भी दिया है, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, 4 असम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में मुख्य रूप से जूट की खेती होती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथन पर बोलता विचार करने। कथन 1 है, पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। उपयुक्त कथनों में तो कौन सा कथन सही है उसको हम देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, तीनों कथन आपको सही है। व्याख्याता देखते थे, सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, निम्नलिखित पर बोलता विचार करने। 1 नंबर ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। इस चारों में से कौन जल में विलय है आपको वो छांटना है। तो आपको ऑप्शन 1 नंबर केवल 1 जल में विलय है, बी 1, 2 और 3 तीनों जल में विलय है, सी 1, 2 और 4 जल में विलय है, डी 2 और 4 केवल जल में विलय है। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 4 जल में विलय होता है, अर्थात ऑक्सीजन, सिरका और मिट्टी का तेल जल में विलय होता है। नींबू का रस जल में विलय नहीं होता है। व्याख्या देख लेते हैं, ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय होता है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल जल में अविलय होता है और नींबू का रस जल में अविलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच
कौन से पदार्थ पारभासी अर्थात इस चारों में से किसके हम आर पार देख सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी केवल दो और चार। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ए, वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जिनके आर पार नहीं देखे उसे अपारदर्शी कहते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी कांच पारदर्शी होता है, गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकता उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर बोल रहा है, विचार कर रहे हैं। तो कथन एक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। कथन दो है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। इनमें दोनों कथन में कौन सा कथन सत्य है वो आपको अलग करना है। तो आपको केवल दो कथन सत्य हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही पदार्थ से बनी है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको पृथक्करण की कौन सी विधियाँ सही है वो आपको बताना है। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। ऑप्शन ए है आपको केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो आपको तीनों जो नए पृथक्करण की विधियाँ हैं, निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन, तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन, अवसादन, थ्रेसिंग और वाष्पन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब पृथक्करण में कौन सा विधि उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बी, रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। तो सी, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ का विभव को निस्यंदन की दो विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। डी, वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन आपको सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं, अधिक महीन अशुद्धियों को छालने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रणों को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन भी गलत है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन लिखित में क्या कहलाता है? ऐसा विलयन आपको ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, बी असंतृप्त विलयन, सी कोलाइडी विलयन, डी जेल। तो आपको संतृप्त विलयन कहलाता है। व्याख्या देख लीजिए, जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलयता पर लिविंग से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, सी बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, उसका आकार छोटा हो जाता है, बी उसका आकार बड़ा हो जाता है, सी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा बी। और व्याख्या देख लेते हैं, औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर
विचार करने बोलता है, अर्थात उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्कर रिवर्स्ड किए जा सकते हैं? कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। अर्थात इस चारों ऑप्शन में किसको जिस रूप में है उसी रूप में हम दोबारा ला सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3 और 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 और 4। नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन, इसको मतलब दोबारा हम उसी रूप में ला सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज़ का जलना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्ठी में सेकने के बाद वह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का साइंस का क्वेश्चन कक्षा 6 का ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाएं हैं। इसी तरह मेरे ये एनसीईआरटी सीरीज़ अब चलते रहेगा। और मेरे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो धन्यवाद।